सभी सुधी श्रोताओं को नमस्कार। नवीन प्रकाशनों पर चर्चा के क्रम में हिंदी में हाल ही में प्रकाशित 2 आत्मकथाओं पर मैं बात करूंगा। दोनों ही आत्मकथाएं संस्कृत जगत के 2 हस्ताक्षरों के द्वारा लिखी गई हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर व्यक्ति अपने जीवन के गुजर गए प्रवाह को किनारे पर खड़ा होकर देखता है। इसी को सिंहावलोकन या विहगावलोकन भी कहा जाता है। आत्मकथाएं अक्सर इसी पड़ाव पर पहुंचकर लिखी जाती हैं। कम से कम एक आत्मकथा जिसकी चर्चा मैं आज करूंगा वह तो जीवन के आखिरी दौर पर पहुंचकर लिखी गई आत्मकथा है और एक सारे जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के भाव से लिखी गई है। कभी कभी आत्मकथाएं बदला लेने के भाव से, खुन्नस निकालने के लिए, हिसाब चुकता करने के लिए भी लिखी जाती रही है। आधुनिक भाषाओं में इस तरह की आत्मकथाएं हो सकती हैं। कई आत्मकथाओं में रचनाकार, आत्मकथाकार अपने आप को तो बड़ा साफ, स्वच्छ, अकलुष प्रस्तुत करता है, कमियां दूसरों की ही देखता है। अपने भीतर अपनी कमजोरियां देखने की कोशिश वह नहीं करता और दूसरों से हिसाब चुकता करने का भी प्रयास करता है। आधुनिक संस्कृत साहित्य में, संस्कृत में भी 20वीं शताब्दी में 2 आत्मकथाएं इस तरह की लिखी गई जिनकी चर्चा करने का अवसर यहाँ नहीं है। जिन 2 आत्मकथाओं की चर्चा मैं करूंगा उनमें से पहली डॉक्टर सूर्य प्रकाश व्यास के द्वारा लिखी गई है। अंधेरे भी उजाले भी, यह इसका शीर्षक है। संस्कृत में प्राचीन काल में भी एक परंपरा रही आत्मकथा लेखन की और मैंने अभिनवगुप्त पर अपने व्याख्यानों की श्रृंखला में अभिनवगुप्त की आत्मकथा की चर्चा की है। बाणभट्ट ने भी अपनी आत्मकथा लिखी हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वासों में, पर वे आत्मकथाएं निर्लिप्त भाव से अन्य पुरुष या तृतीय पुरुष सर्वनाम का अपने लिए प्रयोग करते हुए लिखी गई हैं। मैं का पूरा भाव ही समाप्त कर दिया गया है। अपने जीवन के प्रवाह को अपने से तटस्थ होकर के देखता हुआ रचनाकार अपने से अपने को अलग करके अपनी गाथा इस तरह बयान करता है जैसे किसी दूसरे आदमी की कथा जो उसने देखी है, सुनी है, उसको बेलाग होकर बयान कर रहा हो। अभिनवगुप्त और बाणभट्ट इसी तरह से अपनी आत्मकथा लिखते हैं। जो आत्मकथाएं अब लिखी जा रही हैं उनमें इस तरह का भाव नहीं है। आत्म को अतिक्रांत करने का भाव नहीं हो सकता है, पर दोनों ही आत्मकथाएं बहुत अच्छी हिंदी में लिखी गई, परिष्कृत, साफ सुथरी, सलीकेदार हिंदी। सूर्य प्रकाश व्यास की अंधेरे भी उजाले भी और दूसरी आत्मकथा बवंडरों के बीच डॉक्टर कौशल पवार के द्वारा लिखी गई। सूर्य प्रकाश जी ने जन्म से लगाकर सेवानिवृत्ति तक के जीवन की सारी गाथा अपनी आत्मकथा में पिरोई है। एक और आत्मकथा मुझे याद आती है, हालांकि वो स्मृतियों का संचयन अधिक है। रामचंद्र मिश्र की स्मृति रेखा बहुत ही सुंदर पुस्तक है। बहुत सहज, सरल, ललित भाषा में बचपन से लगाकर, जन्मकाल से लगाकर और वयोवृद्ध होने तक के अपने जीवन की घटनाएं सहज भाव से वो बयान करते हैं। किसी के प्रति कोई कटुता नहीं। संघर्ष उनको भी बहुत करना पड़ा, झेलना पड़ा और उपलब्धियां भी बहुत हासिल की। उनके लिए कोई ऐसा गर्व गरूर भी नहीं
बहुत छोटे गांव से आए थे, अच्छे पंडित थे, बहुत ऊंचे पद तक पहुँचे। उसकी चर्चा मैंने अपनी पुस्तक में की है, संस्कृत साहित्य का समग्र इतिहास में, रामचंद्र मिश्र की स्मृति रेखा। वह संस्कृत में लिखी गई है, बहुत प्रांजल सुंदर संस्कृत में, जो आज की संस्कृत हो सकती है और परिष्कृत प्रौढ़ संस्कृत भी हो सकती है। ये दोनों आत्मकथाएं शायद उस तरह के अनाविल अकलुष मन के साथ तो नहीं लिखी गई जिस तरह से रामचंद्र मिश्र ने लिखी है स्मृति रेखा, पर अनाविल अकलुष होने के प्रयास के साथ वे लिखी गई है। लिखकर अनाविल और अकलुष हो जाना एक तरह से दोनों रचनाकार चाहते हैं। अंधेरे भी उजाले भी इस पुस्तक के प्राक कथन में या भूमिका में सूर्य प्रकाश व्यास सवाल उठाते हैं, कोट अनकोट है यह, पूछा जा सकता है कि साधारण आदमी में ऐसा क्या है जो यह स्वयं पर पुस्तक लिखने जा रहा है। व्यास जी 2-3 तरह के जवाब इस सवाल के देते हैं और अंत में वे प्रश्न करते हैं कि क्या एक साधारण आदमी के सुख दुख, संघर्ष और अनुभव का कोई मोल नहीं। साहित्य भी तो साधारण के असाधारण बनने की कथा होती है, ऐसा मैं समझता हूँ। और पूरी यह जो आत्मकथा है सूर्य प्रकाश व्यास की, इसको एक साधारण व्यक्ति के असाधारण और विशिष्ट बनने की कथा भी कह सकते हैं। विनम्रतावश व्यक्ति अपने आप को साधारण और सामान्य भी समझता है या कहता है। प्रत्येक व्यक्ति में असाधारण तत्व रहते ही हैं। व्यास जी को जैसा मैं पिछले 51 वर्षों से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, अपने अंतरंग परिचय के कारण, वे बहुत ही सहज, विनम्र और साधारण दिखने वाले असाधारण व्यक्ति हैं। अनएस्यूमिंग वे हैं, किसी तरह का बनावटीपन नहीं, कोई दिखावा नहीं, सहज भाव से जैसे हैं वैसे ही वे अपने आप को प्रस्तुत करते रहे हैं। लेकिन उनकी जो जीवन यात्रा है वह साधारण भी है और विशिष्ट और असाधारण होते जाने की एक विशिष्ट कथा भी वह है। बहुत साधनहीनता, विपन्नता और निर्धनता के दारुण दिनों में जिस तरह से साहस के साथ वो तुरंत विपत्तियों से बाहर निकल कर के आए, उसमें असाधारणता है। समझौता उन्होंने कभी नहीं किया, अपनी नज़र में कभी वे छोटे या हीन नहीं बने, यह बड़ी बात है। बहुत आत्मसम्मान के साथ वे कहते हैं अपनी इस किताब में कि मुझे अपनी निर्धनता और संघर्षशीलता पर गर्व है। एक अनोखी जीवन यात्रा उनकी रही है। पूरी पुस्तक पढ़ने के पश्चात ऐसा पाठक को लगेगा। स्वयं उन्होंने आत्मकथा लेखन को परिभाषित भी किया है। वो कहते हैं कि आत्मकथा लेखन वर्तमान के रेगिस्तान में अतीत के बीजों से भविष्य के फूल खिलाने की कोशिश कहा जा सकता है। 2018 में मेरा विद्यापत उनकी पुस्तक छपी थी, उसी का एक बृहद संस्करण इसको कह सकते हैं। उसमें अपने विद्या जीवन का विवरण अधिक है और यहाँ बचपन, गांव, संघर्ष, परिवार, अध्यापक जीवन, उस सब का भी लेखा जोखा व्यास जी ने किया है। जो छूट गया है वह प्रेम और श्रृंगार, वह भी उनके जीवन में रहा है। बहुत रूमानियत, खूब प्रेम प्रसंग, पर वो सब उन्होंने छोड़ दिया है, पूरी तरह से चुप्पी साध कर उसके बारे में। 7 पड़ावों में उन्होंने अब तक की अपनी जीवन यात्रा की कथा समेटी है, जिसमें 4 पड़ाव मध्य प्रदेश के बहुत छोटे से गांव नेवरी से शुरू होकर, जो कि देवास जिले का एक छोटा सा गांव है, उज्जैन तक की यात्रा ये 4 पड़ावों में उन्होंने कही है। 5वां पड़ाव अपने गुरुजनों और इष्ट मित्रों के संस्मरणों और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाश है। और 6ठे में पुनरावलोकन, 7वें में चित्रावली है, विशद अच्छी चित्रावली है।
पहले पड़ाव में व्यास जी ने अपनी जन्मस्थली नेवरी के सारे सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को साकार कर दिया है। यहाँ के उत्सवों, यहाँ खेले गए नाटकों, मेलों ठेलों की उन्होंने चर्चा की है। आज से 70 साल पहले मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की तस्वीर बहुत सजीव रूप में इसमें अंकित हो गई है। वे गांव में कोठरियों और झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की भी चर्चा करते हैं, उनके जीवन के सुख दुख बयान करते हैं, उनके सामाजिक जीवन की बात करते हैं। और उसी गांव में एकमात्र संगमरमर की विशाल हवेली, सुनसान पड़ी हवेली सेठ नत्थू सेठ की, उसका भी ब्यौरा वे देते हैं। उसके कारणों पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे वह साल भर इस तरह से पड़ी रहती है, साल में एक बार किस तरह से आबाद होती है। बचपन के 14 वर्ष उन्होंने इस गांव में बिताए। कैसे इस गांव के लिए सदा सदा के लिए इस गांव के प्रति उनके मन में एक चिढ़ बैठ गई। अपार कष्ट, गरीबी के दुख यहाँ रहकर उन्होंने जो सहे, और ऐसे असहिष्णुता भी अनेक लोगों की झेली। गांव में स्कूल के चित्र हैं, वहाँ के अध्यापकों के बारे में बड़े ही रोचक दिलचस्प विवरण हैं। यहाँ जो तीज त्यौहार मनाए जाते रहे उनकी भी अच्छी जानकारी है। पिता का साया बहुत जल्दी उनके माथे से उठ गया। 8-9 वर्ष तक की उम्र तक उन्हें पिता का बचपन में साथ मिला, पर हर बेटे की तरह अपने पिता पर उनको गर्व है। माँ की हठधर्मिताओं के कारण काफी कुछ उन्हें झेलना पड़ा, सहना पड़ा। दारुण पीड़ाओं के कारुणिक प्रसंग भी इस आत्मकथा में है, पर बहुत बेलाग होकर कुछ निष्प्रभ भाव से ही सूर्य प्रकाश जी बयान करते चले जाते हैं। दलित विमर्श के अंतर्गत दलितों की जो आत्मकथाएं लिखी जाती हैं उनमें भी गरीबी भुखमरी का बयान रहता है, पर कुछ शिकायत के साथ रहता है, और उस तरह के बेलाग होकर के बयान नहीं किए जाते। मर्मांतक क्लेश तो व्यास जी ने भी झेला। एक ब्राह्मण परिवार में होते हुए भी गरीबी का, भुखमरी का, दरिद्रता का बड़ा क्लेश उन्होंने झेला। मकान जहाँ बन रहे थे वहाँ बचपन में 8-9 साल की उम्र में मजदूरी की, 10 साल की उम्र में साथ में स्कूल की पढ़ाई भी करते रहे, पूरी कोशिश के साथ करते रहे। मूंगफलियाँ बेची, कपास बेचने का काम किया, कथावाचक बनने का भी असफल प्रयास किया। यहाँ तक कि विवश होकर के माँ के बहुत आग्रह करने पर भिक्षाटन के लिए भी भटके। स्वाभिमानी थे, रिश्तेदारों के यहाँ जहाँ जहाँ जाकर के रहे वहाँ कुछ अपमानजनक स्थितियों के बीच में पढ़ाई जारी रखना गवारा नहीं हुआ। उज्जैन में रहे अपने बहन और जीजाजी के यहाँ, पर 2 रुपये की एकमात्र पूंजी अपने जेब में रखकर 14 साल की उम्र में पढ़ाई करने के लिए उज्जैन से बिना टिकट ट्रेन में बैठकर सीधे उदयपुर पहुंच गए। एकमात्र संपर्क सूत्र कि उनकी माँ की कोई सहेली वहाँ रहती है और उनकी सहायता से पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी। फिर लगन पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा से बड़ा संकट, खतरा भी मोल लिया। अपरिचित शहर में पहुंच गए और महाराणा प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में किसी तरह दाखिला भी प्राप्त किया। बहुत रोचक दिलचस्प अनुभव। एक संस्कृत विद्यालय में, पाठशाला में, नाम जरूर महाराणा प्रताप संस्कृत महाविद्यालय है, अभी तक भी वह था। और यज्ञोपवीत गांव में ही उतार करके पटक आए थे, पर पाठशाला में रहते हुए तो यजमानों के यहाँ जाना पड़ता और पेट पूजा की व्यवस्था उसी से होती थी, तो दिखावे के लिए फिर यज्ञोपवीत डाल लेते। पाठ पूजा कराने में कोई रुचि नहीं थी, अपने स्वाध्यायियों के साथ जाते। और उन्होंने बताया कि जैसे प्लेबैक सिंगर फिल्म के पर्दे पर होंठ हिलाता है,
उस तरह से कर्मकांड में निपुण उनके साथी मंत्र पाठ करते रहते, कर्मकांड कराते, और मैं होठ हिलाता रहता, मिमिक्री करता। रोमांचक संस्मरण भी अनेक हैं विद्यार्थी काल के। इस महाविद्यालय में पढ़ते हुए दबंग छात्रों के साथ जाकर के सिनेमा की टिकट खरीद कर ब्लैक में उनको बेचना पैसे के लिए, और बाहर कुछ चाट आदि खाई जा सके इसके लिए। नाटकों में भी भाग लिया। उदयपुर की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के बहुत दिलचस्प ब्यौरे कुछ यहाँ मिलते हैं। मैं भी उदयपुर में रहा। मोहनलाल सुखाड़िया को मैंने वहाँ देखा, और बहुत बाद में किसी समारोह में भैरव सिंह शेखावत को भी देखा, उनके निकट मंच पर रहा। व्यास जी ने इन दोनों नेताओं को बहुत पहले देखा, अपनी किशोरावस्था में। उस समय ये लोग तरुण लगभग रहे होंगे। दोनों में बड़ी लागडाट प्रतिद्वंदिता थी राजनीति में। पर व्यास जी बताते हैं कि दोनों एक दूसरे की भले ही जबरदस्त आलोचना करते हों, पान के दोनों बड़े शौकीन थे। चुनाव प्रचार के जुलूस में कभी एक दूसरे के आमने सामने पड़ जाते तो दोनों अपनी जीप से उतरते, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर पान की दुकान तक जाते, प्रेम से मनपसंद पान बनवाते, साथ साथ पान चुभलाते हुए आत्मीयता से एक दूसरे का हाल पूछते हुए बातें करते। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में थे, अनुदान संस्था को उससे मिलता था, तो उसी महाविद्यालय में किस तरह से विद्यार्थी उनके लिए पोस्टर बनाने के काम में लगाए जाते, ये सब भी व्यास जी ब्यौरा देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी उदयपुर में आए, उसका भी बड़ा रोचक विवरण देते हैं। उस समय तो नवयुवक लगभग थे। उनकी चुनाव प्रचार की शैली, उनके बोलने का ढंग, और किस तरह से उस विद्यार्थी काल में भी उन्होंने कई तरह के काम धंधे किए, कुछ कमाई होती रहे जीविकोपार्जन के लिए। गुलाब जामुन का ठेला लगाया मेले में, जिसमें उन्हीं के सहपाठी आकर के गुलाब जामुन मुफ्त में आकर खा गए। ठेले का किराया किसी तरह निकल पाया। मकानों में मरम्मत का काम किया, कंस्ट्रक्शन साइट पर फिर सुपरवाइज़र का भी काम किया, और मजदूरों के प्रति बड़ी सहानुभूति थी। मजदूरों में बड़े लोकप्रिय होते गए। दबे हुए लोगों के, कुचले हुए लोगों के प्रति, समाज में उपेक्षित वर्ग के प्रति सहानुभूति और लगाव मन में इस आत्मकथा के लेखक के रहा है। इसके अच्छे प्रसंग इसमें आए हैं। गाड़ियाँ लुहारों से संवाद का एक बड़ा अच्छा प्रसंग है। उदयपुर के बाहर कहीं गाड़ियाँ लुहार पड़ाव डाले हुए हैं, और व्यास जी को जैसा मैंने भी देखा कि ये संवाद करने में माहिर हैं, मेलजोल लोगों से कर लेते हैं, तो उनसे संवाद करने लग गए। भाषा न वो इनकी समझ पाते थे और न ये उनकी समझ पाते थे। व्यास जी की भाषा बड़ी परिष्कृत हिंदी होती है, उनको बोलते हुए सुना जाए, नफीस ढंग से बोलते हैं। तो ये कोशिश करते रहे, और अंत में जब उनके चूल्हे के बारे में पूछा कि खाना आप लोग कैसे बनाते हैं, तो कुछ इशारे से उन लोगों को लगा कि ये आदमी खाना चाह रहा है, तो बहुत प्रेम से उन लोगों ने थाली परस के कहा कि ठीक है, आप खाना खाइए। तो ये भी बैठ गए, भोजन किया, और लिखा है कि उस दिन पेट भरकर जैसा स्वादिष्ट खाना खाया वैसा पहले नहीं खाया था, और न आगे खाने का अवसर मिला। जिंदा दिली है और कवि मन भी है। बहुत कठिन परिस्थितियों में हॉस्टल में रहते हुए कभी खिड़की के बाहर उगते हुए सूरज को देखते हैं तो लगता है कि सोने की वर्षा बाहर हो रही है। प्रकृति के सुहावने दृश्यों में भी कभी कभी रमते हैं, एक रिलीफ की तरह कुछ इस तरह के वर्णन आते हैं। लेकिन जो संघर्ष है वो विकट है। जिस बहन जीजाजी के घर को छोड़कर आए थे, उन्हीं जीजाजी को सांघातिक बीमारी से रुग्ण होने पर फिर उज्जैन जाकर के उदयपुर लाना पड़ा। उनके चिकित्सा की व्यवस्था करनी पड़ी। विधवा बहन की देखरेख उसी किशोरावस्था में करना पड़ी, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां। 11 साल की उम्र में परिवार के मुखिया बन गए, अध्यापक भी हुए बहुत जल्दी, और शिक्षक के रूप में
बहुत अनुशासन प्रिय रहे, बहुत संयम और अनुशासन प्रियता, अपने ढंग से काम करने का एक जज्बा उनमें रहा। छात्रों की कमीज में खुले बटन देखते तो सुई धागा लेकर के आते, खुद बटन टाँकने लगते। होमवर्क छात्र करके नहीं लाते तो चूंकि पिटाई नहीं करनी चाहिए तो उनके सामने अब स्केल से अपनी हथेली पर वो स्केल मारते। गांधीवादी तरीके उन्होंने बहुत अपनाए। आगे चल कर के भी जैसा लोग उनको देखते आए हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हुए तो उसमें भी वो पूरे स्वाभिमान और जिद के साथ में समझौता न करते हुए, न झुकते हुए वे उसी तरह से बने रहे और तने रहे। राजस्थान पत्रिका में छात्र जीवन में उप संपादक का काम भी किया, प्रूफ देखे, और आगे चलकर अवैध कब्जा छात्रों ने छात्रावास में किया हुआ है तो उसको खाली करवाने के लिए अनशन पर मंदिर में जाकर बैठ गए। ये आत्मकथा है। और जो बहुत सारा गोपन रह गया है वह उनका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन और शोध छात्र के रूप में विश्वविद्यालय में बिताए गए दिन, उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तीसरे पड़ाव में सीधे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वे अपने पाठकों को ले जाते हैं और शैक्षणिक उपलब्धियों की चर्चा विस्तार से करते हैं, अपने शोध छात्रों की चर्चा विस्तार से करते हैं, जिससे संस्कृत के शिक्षा जगत पर प्रकाश पड़ता है। इस समय जो कुछ विद्याध्ययन की स्थिति संस्कृत में है वह सामने आती है। और अपने गुरुजनों के सम्मान में उन्होंने जो बहुत आयोजन किए, ये व्यास जी ने बहुत अनुकरणीय उदाहरण रखा है। सम्मान के योग्य व्यक्ति का सम्मान, और अपने पूज्य आचार्य रामचंद्र द्विवेदी के लिए उन्होंने उनकी स्मृति में जितना आयोजन किए, और उनके भी गुरु बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते, उनका अभिनंदन ग्रंथ निकाला, और भी अन्य आयोजन इस तरह के किए, संस्थाएं बनाई। इनका भी ब्यौरा इस पुस्तक में मिलता है। अनेक मार्मिक प्रसंग और भी मिलते हैं। उज्जैन के निवास के प्रसंग, कैसे उज्जैन में दंगा हो गया और ये भागते भागते जिस घर में घुसे वह एक मुसलमान का घर था। कई घंटे सुरक्षित उस घर में रहे। उस घर के लोग बहुत आश्वासन देते रहे कि आप चिंता मत करिए। इतने अभिभूत हुए कि फिर कुछ कविता जैसा उनको लिख करके दे करके आए, मनुष्यता के बारे में, जिसको लोग समझे होंगे या नहीं समझे होंगे, क्योंकि इनकी भाषा जिस प्रकार की होती है। पांचवा पड़ाव आभार और क्षमा शीर्षक का है, जिसमें अपने अनेक परिचितों के संस्मरण भी हैं, उनके बारे में भावभीने कथन है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। कृतज्ञता का भाव सदैव व्यास जी में रहा, अनऋण होने का भाव भी रहा। आचार्य नवजीवन रस्तोगी हमारे समय के श्रेष्ठ आचार्य हैं, शैव दर्शन के बड़े आचार्य हैं। व्यास जी का भी काम शैव दर्शन पर रहा है, बौद्ध दर्शन पर। उसके वे विद्वानों में, अधिकारी पंडितों में गिने जाते हैं। रस्तोगी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है और अच्छा उनके बारे में लिखा है। उदारतावश मेरा भी इसमें जिक्र आया है। कई जगह पर बहुत स्नेह के साथ में, सौजन्य के साथ में व्यास जी ने मेरे जैसे लोगों का भी उल्लेख किया है, और भी अनेक लोगों का, जिन नाटकों में भाग लिया, जिनका निर्देशन किया, उनके बारे में कुछ तफसीलें हैं, चित्र भी उनके दिए हैं। वाराणसी के केंद्रीय कारागार में वे कैदियों को बौद्ध धर्म और दर्शन पढ़ाने के लिए जाते थे, उसके कुछ प्रसंग हैं। यह पठनीय आत्मकथा है, विशेष रूप से संस्कृत जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए, और कुछ आंखें खोल देने वाली बातें भी इसमें हैं। दूसरी आत्मकथा बवंडरों के बीच, यह उसका शीर्षक है। दोनों आत्मकथाओं के जो शीर्षक हैं उनसे इनके लेखकों की जो मानसिकता है उसको भी समझ सकते हैं। अंधेरे भी उजाले भी, ये तो व्यास जी नाम रखते हैं अपनी किताब का, और कौशल पवार नाम रखती हैं बवंडरों के बीच।
कौशल पवार संस्कृत की विदुषी हैं। दिल्ली के महाविद्यालय में संस्कृत की प्राध्यापिका वे रही हैं और इस समय इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में वे प्राध्यापिका हैं। वे उस समाज से आई हैं जिसे वाल्मीकि समाज कहा जाता है। दलितों की समस्याओं, उनके संघर्ष और सवर्णों के द्वारा चलाए गए दमन चक्र और शोषण तंत्र का वे मुखर होकर विरोध करती रही हैं। बिना किसी लाग डाक के बेबाक ढंग से वे मंचों पर अपनी बात कहती रही हैं और वही भाव इस आत्मकथा में भी है। पर अपने परिवार के बहुत मधुर कोमल संबंध हैं, संबंधों के बहुत नाजुक ताने बाने जिस तरह से इस किताब में बनते हैं, जो व्यास जी की किताब में नहीं है, और उनसे उनके साथ एक जुड़ी हुई बहुत कारुणिक गाथा, कहीं कहीं झकझोर देने वाली गाथा, ये कौशल पवार इसमें रचती हैं। भाषा पर उनकी अच्छी पकड़, हिंदी पर अच्छा लिखती हैं। और यह पुस्तक उन्होंने अपने माता और पिता को चाचा उन्होंने कहा है, सब जगह चाचा ही वो कहती रही हैं, उनको समर्पित की है, क्योंकि दोनों का बड़ा योगदान रहा उनके जीवन के निर्माण में। और एक ऐसे समाज में जहाँ बेटे के लिए आग्रह रहता है और बेटी को किसी तरह निपटा दिया जाए, यह भाव रहता है, माता और पिता ने उनका साथ दिया। उनके जीवन संघर्ष में बचपन से लगा करके दोनों साथ रहे और उस सारे समाज के दबावों के बीच इस सीमा तक कि बहुत पहले जो विवाह तय कर दिया गया था उसका समाज की ओर से आग्रह आया और बेटी ने जिद कर ली कि मुझे तो पढ़ना है। तब चाचा जो उनके पिता थे वो खड़े हो गए उनके साथ। किस तरह से उस स्थिति से उन्होंने सामना किया, उसका समर्पण वाक्य है इसका, मेरी ये हाड़ मांस की बॉडी माँ और चाचा के खून पसीने, उनकी भावनाओं, उनके सपनों, उनकी उम्मीदों और उनके तप से बनी है। मेरा तो इसमें कुछ है ही नहीं। ये शरीर तो उन्हीं से निखरा है जिन्होंने अपने सुख को त्याग कर उसे मुझ पर लुटा दिया था। माँ का स्वाभिमान, उनके जीवन का संघर्ष और चाचा के गहरे त्रास और संकट के क्षणों में उनके साथ खड़ा रहना। बहुत नाजुक ताना बाना माँ और बेटी के संबंधों का संवेदनशीलता के साथ बुना गया है इस आत्मकथा में। छोटे छोटे प्रसंगों के द्वारा माँ से दूर रहने के कारण जो छटपटाहट है मन की, उसका भी चित्रण मार्मिक है। और लेखिका विवाह होने पर स्वयं माँ बनती है। माँ के रूप में अपने अनुभव और अपनी माँ के अनुभव, वो खुददारी उनकी, उनका अध्यवसाय, दोनों को तोल कर देखती है। चांडालों की बस्ती के वर्णन संस्कृत साहित्य में आते हैं, खासतौर से बाणभट्ट ने जो पक्कण का वर्णन किया है। पक्कण चांडालों की बस्ती को कहते हैं, लेकिन बाणभट्ट ने तो रस ले लेकर वर्णन किया है। कुछ यथार्थ तो बहुत है, बीभत्स जीवन भी है, लेकिन कुछ रस लेकर के एक यायावर ब्राह्मण परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति जिस तरह से घूमता हुआ निकल जाता है, वो तमाशा सारा देखता है, उस भाव से किया गया वर्णन है पक्कण का या चांडालों की बस्ती का कादम्बरी में। यद्यपि दस्तावेजीकरण की दृष्टि से अद्भुत है। जितनी तफसीलें, जितने ब्यौरे उस जीवन के, जितने रंग बाण देते हैं, उतना तो शायद कोई लेखक चांडालों की बस्ती हो, कोई भी बस्ती हो, उसके दे ही नहीं पाया होगा। ऐसा ब्यौरा और कितने जीवन के रंग, कैसी शब्दावली, वहाँ की शब्दावली भी, ये सब जो बाणभट्ट ने पकड़े हैं, गहरी पकड़, वह तो नहीं है, पर जिसको भोगा हुआ यथार्थ कहते हैं। कौशल पवार ने जो देखा, जाना, पहचाना, बचपन के दिन जिस मोहल्ले में, जिस बस्ती में गुजारे, उसके जीवन का जो चित्रण उन्होंने किया है, वो आंखें खोल देने वाला है। एक खौफनाक मंजर हमारे सामने उससे खुलता जाता है। कुछ दहला देने वाले वहाँ के हालात हमारे सामने आते हैं। वहाँ की रहन सहन, जीवन शैली, वहाँ की शब्दावली, यह भी पवार ने हमको बताई है। कौशल पवार बताती हैं कि किस तरह, यह मैं पढ़ता हूँ उद्धरण संक्षेप में।
चौपड़ सुअर की बस्ती से तलकर निकाला जाता है, जिसे पूरी सर्दी में हमारी ज़्यादातर भंगी आबादी खाती है। अनकोट। आगे वे कहती हैं, फिर से कोट, देशी घी का तो हमारी बिरादरी में सवाल ही नहीं उठता था। चौपड़ से चलकर डालडा घी तक हम अभी पहुंच पाए थे। इन सारी स्थितियों के बीच में बचपन में लेखिका ने संकल्प किया कि वे सुअर का मांस और चौपड़ कभी नहीं खाएंगी, क्योंकि उनकी बिरादरी को इसीलिए है समझा जाता है। बहुत विकट संघर्ष है, अवज्ञा, तिरस्कार, अपमान, अवहेलना, इस सब को झेलते हुए, उसके बीच हंसते हुए भी जीवन बिताते हुए ये कौशल पवार का जीवट रहा है। बहुत रोचक प्रसंग भी आज इस आत्मकथा में है। बस्ती में बहुत सारी जलालत है, लेकिन एक टीवी जरूर है हर घर में। ये मैं पढ़ रहा हूँ कुछ वाक्य उससे जुड़े हुए एक संस्मरण के। एक दिन चाचा काम से वापस आए और जल्दी में घर में घुसकर बोले, मन ने टीवी देखना है, चला दे। मैंने कहा, चाचा लाइट नहीं है। तो कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं तो अंधेरे में ही देख लूँगा। मैं खूब हंसी। मैं जोर जोर से हंसती जा रही थी और चुपचाप मुझे ताक रहे थे। मैं अपने आप हंसकर चुप हो गई। वो थोड़ा गमगीन होकर कहा कि चाचा, ये टीवी बिना लाइट के नहीं चलता। यह सुनकर चाचा रुआं से हो गए थे। मुझे अपने आप पर कोफ्त हुई कि मुझे ऐसे हंसना नहीं चाहिए था। उस दिन मुझे ऐसे हंसना नहीं चाहिए था। उस दिन भी एहसास होना शुरू हुआ कि संसाधनों के बिना ज्ञान भी हासिल नहीं किया जा सकता। उनके चाचा को भी बार बार ये एहसास हुआ कि आधुनिक तकनीक, आधुनिक शिक्षा से वंचित होकर के कितना उनको झेलना पड़ रहा है, क्या क्या सहना पड़ रहा है। इसीलिए वो इस जिद पर अड़े रहे कि ये लड़की पढ़ेगी। अपनी बेटी को पढ़ाने का संकल्प उनका मजबूत होता गया और पैदा होने के पहले ही तय कर दिए गए विवाह के रिश्ते को तोड़ने के लिए भी किस तरह से वो मजबूती के साथ खड़े हुए अपनी बेटी के साथ। बहुत सारी जीवन की स्थितियां हैं। अज्ञान के चलते झाड़ फूंक और अंधविश्वास से होने वाले विनाश के करुण चित्र हैं। बीमारी से बच्चा मर जाता है, झाड़ फूंक कराते रह जाते हैं माँ बाप। मैला ढोने की जो कुप्रथा हमारे समाज में चली आती रही है, उसका बयान करती हैं कौशल पवार। किन कारणों से यह प्रथा चल पड़ी होगी, इसका खुलासा भी वो जिस तरह से करती हैं, वह एक समाजशास्त्री की दृष्टि उनमें देखी जा सकती है। वे कहती हैं कि समाज के जो उच्च भ्रू वर्ग की महिलाएं हैं, उनको निपटान के लिए घर से बाहर नहीं निकलने देना इस प्रथा के पीछे एक कारण रहा है। कौशल पवार यह भी बताती हैं कि किस तरह जोहड़ी, जो गांव की बस्ती के बाहर प्रकृति प्रदत्त एक तरह की दीवार है, वह महिलाओं के लिए एक अद्भुत उपहार बन जाती है। इसके पीछे बैठी महिलाएं, ये कोट अनकोट, ढेरों बातें करती रहती, अपने मन का गुबार निकालती, चुगलियाँ करती, एक दूसरे को छेड़ती, गालियाँ देती, अपने सुख दुख साझा करती। एक शीर्षक अच्छे हैं इस किताब के एक अध्याय का शीर्षक ही है, शौचालयों के बिना बीता बचपन। किस तरह की समाज व्यवस्था है, वह जिन्होंने उसको अनुभव किया है उनके बयान से समझना चाहिए। जो लोग बाहर रह कर के कहते हैं कि कोई शोषण दमन नहीं रहा, हमारी संस्कृति इतनी महान रही है, उनको थोड़ी सहानुभूति के साथ पढ़ने की आदत डालना चाहिए। पढ़ने की आदत नहीं है, समझने का हौसला बिल्कुल भी नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें करने का हौसला तो बहुत है।
कुशल पवार बताती हैं कि उसी गांव में कई कई समाज हैं, तो जितना राजपूतों का समाज है उतना ही वाल्मीकि समाज भी है। जितनी संख्या उनकी है उतनी ही वाल्मीकि समाज की भी संख्या है, लेकिन गांव तो राजपूतों का ही गांव कहलाता है। प्रतिमा तो महाराणा प्रताप की लगना होती है तो वही लगती है, और जिस बस्ती में रहती है वहाँ मीटर तो लगे हुए हैं पर बिजली नहीं रहती है। बिजली लेना होती है तो चोरी से खंभों से तार की गुंडी लगा करके जोड़ लिया जाता है, नहीं तो दियों में, और फिर कभी मोमबत्ती सुलभ होने पर उसमें पढ़ाई की जाती है। स्कूलों में दाखिला मिलना इस वर्ग के लोगों के लिए कितना मुश्किल है। दाखिला मिल जाए तो उन्हें किस तरह से अपमानित तो तिरस्कृत किया जाता है। यह तो दलितों की आत्मकथाओं में बहुत प्रसंग हम देखते ही हैं, किस तरह से उनको सताने के, नीचा दिखाने के तरीके खोजे जाते हैं। पानी पीने का एक ही घड़ा स्कूल में है, पर ये बच्ची जो वाल्मीकि समाज से आई है उसको तो उसको छूने की, उससे पीने की इजाज़त नहीं है। अभी बहुत जिद्दी शरारती बच्ची है, ये कंकर मार करके उसको फोड़ देती है, भाग जाती है, लेकिन पकड़ ली जाती है, उसको और भी कड़ी सज़ा मिलती है। सफ़ेद वर्दी सब छात्रों को दी जाती है, इन लोगों को सफ़ेद वर्दी नहीं दी जाएगी। सफ़ेद वर्दी सिलवाने के लिए चाचा चिता से कफन का कपड़ा उठा करके ले आते हैं, उसकी वर्दी सिलवा करके दे देते हैं कि मैं तो तुझे सफ़ेद कपड़े की वर्दी सिलवा कर दूंगा। और भी इस तरह के अनेक प्रसंग हैं। सूअरों को पालने के प्रसंग, जिन पर बहुत अद्भुत फिल्म भी बनी है, पार नाम से। शबाना आजमी उसमें है, अच्छी फिल्म। देखना चाहिए लोगों को ऐसी फिल्में कि कैसा जीवन रहा है, हमने किस नरक में समाज के एक वर्ग को धकेला है। और सूअर कोई जमींदार के खेत में घुस जाए, सूअरी वो ब्याह जाए वहाँ, तब तो फिर कितनी मुश्किल होगी, फिर कैसे उसको निकाला जाएगा। ये बड़ी बड़ी चुनौती का काम है। इसका बड़ा प्रसंग कुशल पवार ने इसका वर्णन किया है कि कैसे उसके लिए वो चाट बना कर ले जाती हैं, जो सड़ी हुई चीज़ें हैं उनसे एक स्वादिष्ट चाट बनाई जाती है, उस सब के लिए नाम है। उसको दिखा दिखा करके उसको निकालती हैं, वो कैसे उसके सद्योजात पिल्लों को, बच्चों को वे झोले में भरती हैं, फिर उनको किसी तरह लेकर के आती हैं। भद्र समाज के अनेक मुखौटे उन्होंने उतार दिए हैं। जो लोग बहुत समता की बातें करते हैं, भाषण देते हैं कॉलेज की यूनियन में, जो प्राध्यापक भी इस तरह की बातें करते हैं, वो किस तरह से अंततः भेदभाव करते हैं, ये साफ गोई के साथ में बयान किया गया है। इस सब के बीच प्रेम और सौहार्द की भावनाएं, उनकी भी कमी नहीं रही, और उनको सहानुभूति देने वाले विद्यार्थी भी उनके साथ उस वर्ग से कुछ अन्य पिछड़े हुए वर्गों के उनको मिलते गए। इस सम्मिश्रित अनुभवों, जो भभूति ने कहा कि एक जटिल सम्मिश्रित अनुभव है, जीवन सारा, साहित्य भी सारा, उस सब का बयान कुछ भावावेग के साथ, कुछ राग के साथ, अनुराग के साथ कुशल पवार ने किया है इस आत्मकथा में। अब आज के साहित्य की समीक्षा में ये दोनों आत्मकथाएं कहीं चर्चित शायद नहीं हुई होंगी। ये तो आज के साहित्य का दुर्भाग्य है, जिन्होंने आत्मकथाएं लिखी हैं उनका दुर्भाग्य बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।